आप सभी का स्वागत है फिजिक्सी मैटिका में, जहाँ फिजिक्स और मैथ न केवल सिखाए जाते हैं बल्कि आसान तरीके से समझाए जाते हैं। मैं हूँ आपका साथी या शिक्षक बोल लो, अमन राज। तो आज का हमारा चैप्टर है परमाणु संरचना। तो इसके 20 न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको वापस से नियम समझा देता हूँ। क्वेश्चन को देखना है, वीडियो को रोक देना है वहीं पे 1 मिनट या 30 सेकंड के लिए, खुद से ऑप्शन देख के आंसर देने का कोशिश करना है। आंसर आ जाए, मतलब आप आंसर दे पा रहे हो, कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर पा रहे हो, तो आगे वीडियो को प्ले करोगे और आंसर का सही मिलान करोगे। अगर नहीं आता है तो समझने के लिए आगे का वीडियो देखना है, ठीक है। परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है? तो परमाणु के केंद्र में अगर अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ घूमते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका जवाब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को स्मॉल p से लिखते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को E- से लिखते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। प्रोटॉन पे धनात्मक चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आगे से। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब है रदरफोर्ड, ठीक है। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में बताया था। तो सबसे सही ऑप्शन क्या है इसके लिए? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज देखते हैं, आने वाले टाइम में ये सवाल होगा आगे, नहीं तो मैं बता दूंगा लास्ट में आपको। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। अगला सवाल है न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर माना जाता है? ये एक बेहतरीन सवाल है, वीडियो को पॉज कर ले, आंसर देने का कोशिश करे, नहीं पता हो तो आगे प्ले करे भैया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर माना जाता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, मतलब उसका द्रव्यमान माना ही नहीं जाता, वो इतना हल्का होता है। प्रोटॉन के तुलना में वो 1/1840 गुना हल्का होता है। मतलब ऐसा मान लो आपके एक जेब में 1 रुपये है और एक जेब में 1840 है, तो आप क्या मानोगे कि आपके सारे पैसे दूसरे वाले जेब में हैं जिसमें 1840 रुपये हैं। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1840 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के तुलना में। आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल है द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, चौथा ऑप्शन है केवल प्रोटॉन। तो 6 का जवाब होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या माने मास नंबर, ठीक है, ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर, ठीक। कोई भी परमाणु में द्रव्यमान कहाँ से आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर से, ठीक है। सम मतलब एडिशन, ठीक, प्लस ये दोनों जितने होंगे उतना द्रव्यमान होगा। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जिसको कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? परमाणु के संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन के संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर? तो इसका जो सही जवाब है प्रोटॉन के संख्या के बराबर। अगर आपके दिमाग में इलेक्ट्रॉन का संख्या आ रहा है तो वो कभी कभी गलत भी हो सकता है। जैसे इस केस में मान लो क्लोरीन माइनस, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 18।
ठीक। लेकिन इसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितना है? 17। तो हम हमेशा परमाणु संख्या किससे निकालते हैं? प्रोटॉन की संख्या से निकालते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। समस्थानिक बोले तो आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? उसका परिभाषा आपको सेलेक्ट करना है ABCD ऑप्शन में। तो आइसोटॉप्स या समस्थानिक उसे कहते हैं जिसका परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। जैसे आपने ये सुना होगा क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है, क्लोरीन दो तरह से पाए जाते हैं, एक 35 होता है, एक 37 होता है। तो इसका परमाणु संख्या जो है, दोनों क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। ठीक है, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या 35 और 37 अलग अलग है। तो समस्थानिक इसी तरह के परमाणु को कहते हैं जिसका समान परमाणु संख्या हो। परमाणु संख्या कितना है? दोनों का समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। द्रव्यमान कितना है? 35 और 37। द्रव्यमान कैसे भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉन, ज़्यादा न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा बैक करके वापस से देखें इसे। तो इसका जवाब होगा बी। अगला सवाल है संभार किसको कहते हैं, या संभार वे होते हैं जिनमें, ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समान द्रव्यमान संख्या हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो। जैसे पोटासियम और कैल्शियम, इसका द्रव्यमान भी 40 होता है और बहुत सारे केस में इसका द्रव्यमान भी 40 होता है। ठीक, अब पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु संख्या 19 होता है, इसका 20 होता है। तो ये देखो आप, द्रव्यमान दोनों का, द्रव्यमान क्या है? समान है। द्रव्यमान संख्या जो है दोनों का समान है, 40-40 है, लेकिन परमाणु क्रमांक एक का 19 है, एक का 20 है। तो ये जब अलग हो तो ऐसे परमाणु को कहते हैं संभार। क्या कहते हैं? संभार। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है के आवरण में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? के आवरण में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसे निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। वो फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक, तो अगर आपको पता हो तो ये बीच में न्यूक्लियस होता है, परमाणु के बीच में क्या होता है? केंद्रक या न्यूक्लियस जिसको कहते हैं। इसके चारों तरफ एक कक्ष होता है। ठीक है, पहले सेल को, पहले कक्ष को K कहते हैं, दूसरे को L कहते हैं, तीसरे को M कहते हैं। तो K सेल में, K कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, 2n²। जहाँ पे K कौन सा पहला कक्ष है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, तो 2 हो जाएगा। 2 गुना 1 बराबर 2। तो K आवरण में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है L आवरण में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो हमें क्या करना है? बस n का वैल्यू अलग अलग रखना है। n बराबर 2 हो जाएगा। L दूसरा सेल है, देखिए KLM, अगला सेल होगा n, फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा KLMNOPQ। ठीक है, n का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2, मतलब L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? L कक्ष में या L आवरण में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, क्लियर बात? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करो, मैं आने वाले क्लास में लाइव लेक्चर में ये डिस्कस कर लूँगा। कोई भी छोटा से छोटा दिक्कत आए प्लीज़ आप कमेंट कर दो उसे, और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिख देना। इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा किस किस बच्चे ने ये वीडियो देखा। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन चलते हैं। नील बोर एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत कुछ बताया था। इन्होंने अपना पोस्टुलेट भी दिया था।
आगे आप पढ़ोगे आने वाले 11वीं 12वीं में नील बोर के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न फिजिक्स में 12th में आता है वो। तो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं? पहला है अनियमित पथ पे, वृत्ताकार कक्षाओं में। तीसरा ऑप्शन है सीधी रेखा में। चौथा या ऑप्शन नंबर डी कहता है कि स्थिर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थिर रहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा वृत्ताकार कक्षाओं में। ये केंद्रक है जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले किसने कहा था? नील बोर ने कहा था। ठीक, न्यूक्लियस का आवेश क्या होता है? न्यूक्लियस या केंद्रक का आवेश क्या होता है? अगला सवाल है अपना 13 नंबर, न्यूक्लियस या केंद्रक का आवेश क्या होता है? तो न्यूक्लियस में क्या होता है, केंद्रक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, धनात्मक चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। तो केंद्रक पे दोनों रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो केंद्रक पे कैसा चार्ज आ जाएगा बताइए जरा? धनात्मक चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अभी हम लोग निकाल रहे थे हर सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, 2n² से। ठीक, तो ये मान लीजिए अपना केंद्रक है। ठीक है, Nu से इसको लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, केंद्रक का मतलब न्यूक्लियस, तो इसे Nu से लिखते हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक, तो ये देखो हमारे पास हीलियम के परमाणु हैं, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रॉन पहले यानी के सेल में आ जाएंगे। तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही उत्तर है आपका 2 इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर ना आए तो कमेंट जरूर करें मुझे। सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का सूचक क्या होता है? Na। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब आप ये समझो कि के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन गया, एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन गया और एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन गया। तो ये बीच में अपना सोडियम है Na। ठीक है, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसे घूमते रहेंगे। एक और सेल बना लेते हैं भैया, अभी पता चलेगा आपको मैंने 3 सेल क्यों बनाया। पहला के हो गया, दूसरा एल हो गया, तीसरा एम हो गया। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हम पहले देख चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल सेल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। 2 पहले सेल में आ गए, हमारे पास बचा कितना? 9 इलेक्ट्रॉन। तो एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास अब भी 1 इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? एन सेल में आएगा। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आए। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए। आपको ऐसे टिक मार देना है, बहुत आसान होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, मतलब एक अलग वीडियो चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, तो आप जरूर कमेंट करें, मैं बना दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है न्यूट्रॉन का आवेश। न्यूट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन को कैसे लिखते हैं? n0, छोटी n पे पावर 0। तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, तो इस पे क्या हो जाएगा? 0। क्लियर बात? अगला है अधिकांश परमाणु खाली स्थान से बने होते हैं। यह किसने सिद्ध किया था? अधिकांश परमाणु खाली स्थान से बने होते हैं, ये किसने सिद्ध किया था? ये रदरफोर्ड ने सिद्ध किया था। ठीक है, रदरफोर्ड, अगर आप इनके बारे में आगे पढ़ोगे शायद 10th में ये आता है कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल पे।
अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। सोने के एक पतले से परत पर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, उससे पता चला था कि अधिकांश परमाणु खाली स्थान से बने होते हैं। ठीक है, अधिकांश परमाणु में खाली स्थान होता है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन में कहीं कहीं पे रदरफोर्ड भी आता है, कहीं कहीं पे यूगेन गोल्डस्टीन भी आता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड या यूगेन गोल्डस्टीन भी आता है, गोल्डस्टीन। ठीक है, या रदरफोर्ड। ठीक, रदरफोर्ड या यूगेन गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। क्लोरीन के दो समस्थानिक, क्लोरीन 35, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 में क्या समान होगा? तो मैंने बात किया था दोनों का परमाणु संख्या समान होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। बाहरी आवरण में इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, बाहरी आवरण में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो अभी हम सोडियम में निकाल रहे थे ना, तो पहले में कितना इलेक्ट्रॉन था? के सेल में 2, उसके बाद एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 8 इलेक्ट्रॉन। फिर बाहरी सेल कौन सा हो जाएगा? एम सेल। एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आवरण कौन सा होगा? एम सेल होगा। ठीक है, एम सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं संयोजकता। वो क्या कहलाते हैं? संयोजकता। ठीक है, संयोजकता कहलाते हैं। क्लियर बात? नहीं समझ में आया अगर कोई क्वेश्चन तो आप ज़रूर कमेंट करें। एक बार वीडियो को रिप्ले करके वापस देखें और जितनी बार हो सके रिवीजन करते रहे। बेस्ट ऑफ लक।